हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी जो संतति कोशिकाएं बनती है अर्धसूत्री विभाजन में, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जबकि समसूत्री में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, आधी नहीं होती। इस प्रकार के विभाजन को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन के द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। तो पादप एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की अब हम विशेषताएं देखते हैं कि क्या क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन में। तो सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसको अर्धसूत्री फर्स्ट व अर्धसूत्री सेकंड कहते हैं। और इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। यानी डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक ही चक्र पूर्ण होता है। ऐस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्धगुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। तो जो ऐस अवस्था है, इसमें पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ ही समान संतति अर्धगुणसूत्र बनते हैं। तो समान संतति अर्धगुणसूत्र कहाँ बनते हैं? प्रतिकृति होती है तो समान संतति अर्धगुणसूत्र बनते हैं ऐस अवस्था में। जब ऐस अवस्था में समान संतति अर्धगुणसूत्र बन जाते हैं, इसके बाद में अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था आरंभ होती है। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगल बनता है। यानी कोशिका के अंदर जितनी भी समजात गुणसूत्र होते हैं, जैसे छोटे छोटे गुणसूत्र और बड़े बड़े गुणसूत्र, तो छोटे छोटे गुणसूत्र एक जगह पर आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बन जाता है। और जो बड़े बड़े गुणसूत्र एक तरफ हो जाते हैं, तो उसको बड़े बड़े गुणसूत्र एक तरफ हो जाते हैं। तो समजात गुणसूत्र इस तरह से जोड़ा बना लेते हैं और फिर पुनर्योजन होता है। यानी कि जो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होता है, जिसको पुनर्योजन कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि समजात गुणसूत्र का मतलब होता है, जैसे कोशिका में कुछ गुणसूत्र ऐसे मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे, तो अनेक प्रकार के मिलेंगे। तो ये कहते हैं कि जो ऐसे गुणसूत्र छोटे वाले वो एक तरफ हो जाइए और जो बड़े गुणसूत्र है वो एक तरफ हो जाओ। तो यहाँ देखो जोड़ा बना लिए छोटे गुणसूत्रों ने और बड़े गुणसूत्रों ने। अब इनकी जो क्रोमेटिड है, भुजाएं हैं, वो आदान प्रदान करती है। यानी कि इसी की भुजाएं आदान प्रदान नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, दूसरा जो गुणसूत्र है ये बड़ा, इसी गुणसूत्र की भुजा और इसकी गुणसूत्र की भुजा आपस में गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान करेंगी और आदान प्रदान करके फिर ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। तो ये होता है पुनर्योजन। और फिर अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। तो इसके हम अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड, इनको क्या है 4-4 अवस्थाओं में बांटा गया है। अब हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो
अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में पूर्वावस्था फर्स्ट आती है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी व जटिल होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रावस्थाओं में उपविभाजित किया गया है। ये 5 है एलजीपीडीटी यानी कि लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। लैप्टोटिन को बोलते तनुपट्ट, जाइगोटिन को बोलते युग्म पट्ट और पैक्टिन को बोलते हैं स्थूल पट्ट और डिप्लोटिन को द्विपट्ट और पारगति क्रम को डाइकाइनेसिस को बोलते हैं पारगति क्रम। अब हम देखते हैं कि लैप्टोटिन यानी तनुपट्ट साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इस अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का सहनन पूरी तनपुट अवस्था के दौरान जारी रहता है। यानी जो गुणसूत्रों का संघनन है पूरी तनपुट अवस्था लैप्टोटिन अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके बाद में पूर्वावस्था फर्स्ट का दूसरा चरण आरंभ होता है जिसको हम युग्मपट्ट यानी कि जाइगोटिन कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार की संबंधता को सूत्र युग्मन कहते हैं। जाइगोटिन में समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं और समजात गुणसूत्र जब जोड़े बनाते हैं तो एक जटिल संरचना का निर्माण होता है जिसे हम सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र कहते हैं। तो समजात गुणसूत्र जोड़ा बनाते हैं तो इससे एक जटिल संरचना बनती है जिसको हम सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र कहते हैं। और सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र को हम क्या कहते हैं, युगली भी कहते हैं अथवा चतुष्क भी कहते हैं। तो जो सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र बनता है इसको हम क्या कहते हैं, दो नाम और है इसके, बाइवेलेंट या चतुष्टक कहते हैं, यानी कि युगली या चतुष्टक बनता है इसी में। यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस अवस्था में जो चतुष्टक है या युगली है, बाइवेलेंट है, वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और जो अगली अवस्था है यानी स्थूल पट्ट अवस्था में स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं जो तीसरी अवस्था है स्थूल पट्ट अवस्था, जिसको पैक्टिन अवस्था कहते हैं। यह अवस्था तो पूर्व अवस्था की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थूल पट्ट अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है, यानी जो स्थूल पट्ट अवस्था है वो दोनों अवस्थाओं से अधिक समय की होती है। इस अवस्था के दौरान युगली गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। पैक्टिन अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती है तथा समजात गुणसूत्रों की असंतति गुणसूत्रों के बीच विनिमय होता है, यानी जो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर अर्ध गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है तथा विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसमें विनिमय एंजाइमों द्वारा नियंत्रित होता है और इन एंजाइमों को हम रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहते हैं। दो गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूल पट्ट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई देते हैं। फिर डिप्लोटिन अवस्था के प्रारंभ में
सिनेप्टिनिमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यानी जो डिप्लोटिन अवस्था है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स बना था सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, उसमें जो समजात गुणसूत्र है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जो गुणसूत्र जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां से अलग नहीं हो पाते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को काइजमेटा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपटयन डिप्लोटिन महीनों या वर्षों बाद समाप्त होती है। फिर आती है जो पूर्व अवस्था फर्स्ट की अंतिम अवस्था, इसको पार गतिक्रम या डाइकाइनेसिस कहते हैं, जिसमें काइजमेटा का उपांती भवन होता है, अर्थात काइजमेटा का अंत होने लगता है और इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतया संघनित हो जाते हैं। वे तर्क तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं और इस अवस्था के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक का आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है और पारगतिक्रम मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। अब क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो मध्य पटलिका की ओर जाना शुरू कर देते हैं। अब हम जो पूर्वावस्था फर्स्ट है, इसकी जो पांचों अवस्थाओं को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो लेप्टोटिन अवस्था में गुणसूत्रों का संघनन हो जाता है, संघनन प्रारंभ हो जाता है। फिर जाइगोटिन अवस्था में समजात गुणसूत्र, यानी कि जो लेप्टोटिन अवस्था में इसमें तो गुणसूत्रों का संघनन होता है केवल। फिर जो जाइगोटिन अवस्था में है, इस अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं और जोड़े बना करके जो एक संरचना बनती है उसको हम युगली यानी बाइवेलेंट या चतुष्टक कहते हैं। फिर आता है पैक्टिन अवस्था। पैक्टिन अवस्था में गुणसूत्र नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होता है, यानी कि गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होता है, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर पैक्टिन अवस्था में होता है। फिर आता है डिप्लोटिन अवस्था में। तो डिप्लोटिन क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाता है, यानी गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होता है। फिर आता है डिप्लोटिन अवस्था। डिप्लोटिन अवस्था में जो टेट्रेट है यानी समजात गुणसूत्र है, उनके बीच जो काइजमेटा बनता है, काइजमेटा बन जाता है, यानी कि गुणसूत्र खंड एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं तो काइजमेटा बनती है, यानी कि एक्स आकार की संरचना दिखाई देने लगती है। और डाइकाइनेसिस अवस्था, इसमें जो काइजमेटा है वो अलग हो जाता है, यानी कि गुणसूत्र समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर देखते हैं मध्यावस्था फर्स्ट। इसमें समजात गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। वे विपरीत ध्रुवों के तर्क तंतुओं की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों से चिपक जाती है। पश्चावस्था में समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। तो जो पूर्वावस्था फर्स्ट की जो यानी जो अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था फर्स्ट में समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होते हैं, जबकि अर्ध गुणसूत्र बिंदु से ही जुड़े रहते हैं, वो अलग नहीं होते। फिर अंत्यावस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगती है, दिखाई देने लगती है। कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका दिक् कहते हैं। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलते। अब हम आगे देखते हैं कि
दो अर्धसूत्री विभाजनों के बीच की अवस्था को अंतराल अवस्था कहते हैं, इंटरकाइनेसिस। तो इसको दो अर्धसूत्री विभाजन की बजाय हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बीच की अवस्था को अंतराल अवस्था कहते हैं, यानी कि इंटरकाइनेसिस कहते हैं। और यह सामान्यतः कम समय के लिए होती है। इसके बाद पूर्वावस्था सेकंड आ जाती है, जो पूर्वावस्था फर्स्ट से काफी सरल होती है। अब हम चलते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की ओर। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले वह कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ हो जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कब शुरू हो जाता है? गुणसूत्रों का पूर्ण लंबाई में होने से पहले ही वह कोशिका द्रव्य विभाजन के तुरंत बाद। अब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है वो सामान्य सूत्री विभाजन के समान ही होता है। पूर्वावस्था सेकंड के अंत तक केंद्रक यानी आवरण अदृश्य हो जाता है। केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाता है और गुणसूत्र पुनः सहनित यानी संघनित हो जाते हैं। फिर मध्यावस्था सेकंड में इसमें गुणसूत्र मध्यांश पर यानी मध्य पटलिका पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तर्क तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं इसके संतति अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाती है। फिर जो पश्चावस्था सेकंड है इसमें गुणसूत्र बिंदु अलग होते हैं, यानी गुणसूत्र बिंदु पश्चावस्था सेकंड में होते, पश्चावस्था फर्स्ट में नहीं होते और इनसे जुड़े संतति अर्धसूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। जो पश्चावस्था सेकंड है इसमें अर्ध गुणसूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अब अंत्यावस्था सेकंड देखते हैं कि अंत्यावस्था सेकंड यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था होती है और गुणसूत्र के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं और कोशिका विभाजन के उपरांत चार अगुणित संतति कोशिका का कोशिका चतुष्टय बन जाता है। अब हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। यह है अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होता है। प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। दूसरा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक भिन्नताएं बढ़ती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक भिन्नताएं बढ़ती हैं, जिससे विकास प्रक्रिया जो विकास की प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ में हमारा ये टॉपिक भी पूरा होता है और लेसन भी पूरा होता है और यूनिट भी पूरी होती है। यहाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो समसूत्री विभाजन है इसमें गुणसूत्र बिंदु का तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु के विभाजन होने के साथ ही गुणसूत्र की मात्रा आदि आदि हो जाती है कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता, फिर भी गुणसूत्र की मात्रा आधी हो जाती है। फिर भी गुणसूत्र की मात्रा आधी हो जाती है। और जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है इसमें गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है और गुणसूत्र का बिंदु का विभाजन होने से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है।
और जबकि समसूत्र विभाजन में गुणसूत्र बिंदु विभाजन होने से ही गुणसूत्र की मात्रा आदि हो जाती है। थैंक यू।